आपके डिजिटल मार्केटिंग करियर में कई सारे ऐसे मौके आते हैं जिसके लिए आपको आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रेडी नहीं करता है, आपके कैरियर के पुराने एक्सपीरियंस भी आपको रेडी नहीं करते हैं। बिजनेसेस बड़े होते हैं, बिजनेसेस चेंज होते हैं, कई बार एक्वायर किए जाते हैं, कई बार वो खुद अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हैं और इस पूरे के पूरे चेंज का एक जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है अपनी वेबसाइट को एक डोमेन से दूसरे डोमेन पर ट्रांसफर करना। जब भी ऐसा मौका आता है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीईओ भी देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की तरफ। और आप अगर रेडी नहीं है तो आप हमेशा जाते हैं यूट्यूब पर, गूगल पर हेल्प लेने के लिए और वहां पर आपको मिलती है वेबसाइट ट्रांसफर गाइड। बट वेबसाइट को एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पर ट्रांसफर करना और वेबसाइट को एक डोमेन से दूसरे डोमेन पर ट्रांसफर करना, इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर वेबसाइट ट्रांसफर करने को हम बाल कटाना मान लें तो जो डोमेन को चेंज करना है वो है ब्रेन सर्जरी। इतना बड़ा डिफरेंस आता है। जब आप वेबसाइट को एक डोमेन से दूसरे डोमेन पर ट्रांसफर करते हैं तो होस्टिंग का चेंज आ ही रहा है, वो प्रोसेस उसके अंदर इनबिल्ट है, लेकिन डोमेन के ट्रांसफर करने में बहुत सारे एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना जो नुकसान होता है वो कई ज्यादा गुना हो सकता है। कुछ दिनों पहले हमने वेबसाइट को एक होस्टिंग से दूसरी होस्टिंग पर ट्रांसफर करने की गाइड की थी, लेकिन डोमेन वाला पार्ट रह गया था। इसलिए आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप सेफली एक वेबसाइट को किसी एक डोमेन से दूसरे डोमेन पर लेकर जा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, और जिसमें कोई भी ब्रांडिंग का लॉस भी नहीं होगा, ट्रैफिक का लॉस भी नहीं होगा, एसईओ का लॉस भी नहीं होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी आपका एकदम खुश रहेगा। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज की वीडियो में हम किसी भी एक ब्रांड को एक घर से दूसरे घर यानी कि एक डोमेन से दूसरे डोमेन पर ले जाने की प्रोसेस को देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। इस डोमेन ट्रांसफर गाइड को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। कई सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको माइग्रेशन से पहले लेने होते हैं और कुछ स्टेप्स हैं जो आपको माइग्रेशन के बाद में लेने होते हैं। हम इन दोनों को कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। साथ ही इस वीडियो में बहुत सारे हम ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो शायद आपको होस्टिंग ट्रांसफर वाली गाइड में भी मिलेंगे, जहां पर हमने और ज्यादा तफसील से ज्यादा डिटेल्स उन्हें एक्सप्लेन किया हुआ है। इस होस्टिंग ट्रांसफर गाइड वाले वीडियो का लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को फिनिश करने के बाद आपको उसे भी देखना चाहिए ताकि आपको ज्यादा डिटेल समझ में आ जाए। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीटली इस वीडियो से समझ में नहीं आती है तो आप चैनल पर और भी जितने वीडियोस हैं उनके बीच में सर्च कर सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगा। या फिर आप YouTube पर उस कॉन्सेप्ट को डालें और साथ में प्लस अमित तिवारी टाइप कर दें, आपको हमारा ही वीडियो कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। सो ये हो गई काफी तैयारी की बातें। अब देखते हैं कि आखिर आपको स्टेप्स क्या क्या लेने हैं। अच्छा, पहले स्टेप पर आने से पहले मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपने ऑलरेडी अपने नए डोमेन को किसी न किसी जगह पर कनेक्ट कर लिया है। उसी होस्टिंग पर कनेक्ट किया है, किसी दूसरी होस्टिंग पर कनेक्ट किया है, दैट इज अप टू यू, लेकिन आपने कनेक्ट कर लिया। इसलिए वो जो एक ऑब्वियस सी चीज है उसे मैं नहीं बोल रहा हूं। हमारा स्टेप नंबर 1 है टीटीएल वैल्यू को लोएस्ट सेटिंग पर करना। अब जिन लोगों को टीटीएल वैल्यू नहीं पता उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जब भी आप जोन एडिटर में ए रिकॉर्ड को ऐड करते हैं, टीएक्सटी रिकॉर्ड को ऐड करते हैं या सी नेम रिकॉर्ड को ऐड करते हैं तो आपसे एक टीटीएल वैल्यू डिमांड की जाती है। इस टीटीएल वैल्यू का मतलब होता है टाइम टू लिव, यानी कि आपके इस पूरे होस्टिंग एनवायरनमेंट में जो आप ये रिकॉर्ड को ऐड कर रहे हैं ये कितने टाइम तक जीवित रहेंगे, राइट? अगर आप अभी तुरंत ही अचानक से किसी भी रिकॉर्ड में चेंज करते हैं तो वो चेंज तुरंत ही नहीं हो जाता है, बल्कि जो ये वैल्यू यहां पर दी हुई है इतने टाइम तक पहले वो पुराना रिकॉर्ड जिंदा रहेगा, इसके बाद नया रिकॉर्ड इफेक्ट में आना शुरू होगा। ये एक थोड़ा सा सेफ्टी मैकेनिज्म है जो आपके अनचाहे चेंजेस को तुरंत ही इफेक्ट में आने से रोक लेता है। बहुत सारी होस्टिंग्स में ये जो वैल्यू होती है इसकी लोएस्ट से लोएस्ट सेटिंग अपने आप ही कॉन्फ़िगर होती है। ये जो नंबर यहां पर दिखाई दे रहा है ये सेकंड्स में है। सो अगर यहां पर ये नंबर दिखाई दे रहा है 300 सेकंड्स, 300 लिखा हुआ 300 सेकंड्स हो गया, और 300 सेकंड्स का मतलब है कि 5 मिनट तक जो भी आपके रिकॉर्ड हैं वो लाइव रहेंगे। इसके बाद जो भी आप चेंज कर रहे हैं वो इफेक्ट में आएगा, ठीक है? तो आप जब भी डोमेन के ट्रांसफर को कैरी फॉरवर्ड करें उससे पहले अपने पुराने और नए दोनों होस्टिंग अकाउंट्स में जाकर आपको इस टीटीएल वैल्यू को लोएस्ट से लोएस्ट पर सेट करना है। अगर आपका होस्टिंग अकाउंट यहां पर 30 वैल्यू को अलाउ करता है तो आप 30 कर दें। इससे फायदा क्या होगा कि जब भी आप डोमेन को ट्रांसफर करेंगे एक डोमेन से दूसरे डोमेन पर तो आप जो रिकॉर्ड को सेट कर रहे हैं वो बहुत जल्दी इफेक्ट में आ जाएंगे, आपको बहुत देर तक वेट नहीं करना पड़ेगा। सो मान लीजिए अगर ये वैल्यू यहां पर 6000 सेट है तो इसका मतलब क्या हुआ, 6000 सेकेंड्स यानी कि 100 मिनट्स। तो अगर आप कोई भी चेंज करते हैं डोमेन को ट्रांसफर करते वक्त तो 100 मिनट तक वो पुराना रिकॉर्ड लाइव रहेगा, आपका नया रिकॉर्ड आ ही नहीं पाएगा इफेक्ट में। तो आप 100 मिनट्स तक यानी कि 1 घंटे 40 मिनट तक आप और आपकी कंपनी के सारे लोग हैरान होते रहेंगे कि भाई मैंने डोमेन तो चेंज कर दिया लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा है। इस
सरदर्दी को, इस हैरानी को हटाने के लिए आप पहले से ही इस टीटीएल वैल्यू को सारे रिकॉर्ड्स में एकदम लोएस्ट सेटिंग पर लेकर आ जाएं। जितनी भी अच्छी होस्टिंग कंपनीज हैं वो आपको लोएस्ट टू लोएस्ट 50 या 30 तक भी सेट करने की परमिशन देते हैं, लेकिन आप देख लें अपनी होस्टिंग पर जाकर जो भी लोएस्ट वैल्यू यहां पर आप रख सकते हैं उसे रखते हैं। कोई नुकसान नहीं होगा, बहुत फायदा होगा, बहुत सरदर्दी बचेगी। कई बार ऐसा होता है कि जब आप डोमेन ट्रांसफर कर रहे हैं वहां पर कुछ गलती हो गई है, अब आप उसे जल्दी से करेक्ट करना चाहते हैं लेकिन आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपकी टीटीएल वैल्यू जो है वो इमीडिएटली उसे सही नहीं कर देती। तो टीटीएल वैल्यू को पहले से सबसे लोएस्ट सेटिंग पर करते हैं। नाउ अगर आप जोन एडिटर पर ऑलरेडी हैं तो अपने नए डोमेन वाली होस्टिंग में जितने भी डीएनएस रिकॉर्ड हैं वो पुरानी होस्टिंग वाले ही सेट कर दें। ए रिकॉर्ड, टीएक्सटी रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, सीनेम रिकॉर्ड, ये सारे के सारे सही होने चाहिए। जैसे आपकी पुरानी होस्टिंग पर है वैसे ही नई होस्टिंग पर पहले से आप सेट करते हैं। ए रिकॉर्ड आपके बहुत सारे सर्वर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। आपने अगर कोई एक सब डोमेन बना रखा है और उसे किसी एक खास सर्वर पर, किसी एक खास आईपी एड्रेस पर रीडायरेक्ट कर रहे हैं तो वो ए रिकॉर्ड हैंडल कर रहे होते हैं। सीनेम रिकॉर्ड आपकी वेबसाइट के बहुत सारे सब डोमेन्स को किसी दूसरी होस्टिंग पर लेकर जा रहे होते हैं। टीएक्सटी रिकॉर्ड बहुत सारे वेरिफिकेशन लाइक गूगल सर्च कंसोल का वेरिफिकेशन हो गया या बिंग वेबमास्टर का वेरिफिकेशन हो गया, किसी भी दूसरे टाइप के टूल का, जोहो वगैरह वगैरह, किसी भी सीआरएम टूल का जितने भी वेरिफिकेशन होते हैं वो टीएक्सटी रिकॉर्ड से होते हैं। वो वेरिफिकेशन आपका ब्रेक नहीं होगा। एमएक्स रिकॉर्ड आपकी वेबसाइट की जो ईमेल फंक्शन है उसको हैंडल करता है। अगर आपने जी सुइट को यूज कर रखा है या माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज को यूज कर रखा है, कोई भी दूसरा ईमेल का वेरिफिकेशन है वो आपके एमएक्स रिकॉर्ड से कंट्रोल हो रहा होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिर्फ वेबसाइट ना मूव हो बल्कि आपके सब डोमेन भी मूव हो जाए, आपके एप्स भी काम करते रहें और आपकी ईमेल भी चलती रहे, तो आप जितने भी रिकॉर्ड हैं ये ए, सीनेम, टीएक्सटी, एमएक्स वगैरह वगैरह, इन सबको नई होस्टिंग पर पहले से कर दें। वेबसाइट बाद में मूव हो जाएगी, ये रिकॉर्ड पहले मूव कर दो, जिससे टाइम के रहते हुए वेरिफिकेशन हो जाए, टाइम के रहते हुए सारे के सारे चेंजेस इफेक्ट में आ जाए और अपनी वेबसाइट मूव करेंगे तुरंत ये सब कुछ ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देगा। थर्ड पॉइंट इज बैकअप। आपको अपनी जो करंट डोमेन है वहां पर वेबसाइट जो आपकी लाइव चल रही है उसका पूरा बैकअप लेना है और बैकअप को वेरीफाई करना है। हमने होस्टिंग वाले वीडियो में इस पॉइंट पर बहुत स्ट्रेस किया है कि आपको सिर्फ बैकअप नहीं लेना है, बैकअप का बैकअप लेना है। दोनों बैकअप क्लाउड पे होने चाहिए। लोकल बैकअप अगर आपने लिया है तो भी इट डजंट काउंट। दोनों बैकअप्स को आप वेरीफाई भी करें ताकि कल को कुछ भी होता है तो कम से कम आप अपनी वेबसाइट को पुराने डोमेन पर वापस लेकर जाएं और रिस्टोर कर पाए। इसीलिए बैकअप लें, बैकअप का बैकअप लें और दोनों बैकअप्स को वेरीफाई करें। और जब भी आप अपनी वेबसाइट को अपने पुराने डोमेन से नए डोमेन पर माइग्रेट करना चाहते हैं तो माइग्रेट गुरु से ज्यादा बेटर प्लगइन नहीं है। एक टाइम हुआ करता था जब मैं खुद ही रेकमेंड करता था कि आप मैनुअली भी वेबसाइट्स को मूव कर सकते हैं, आपको सिर्फ अपनी फाइल्स मूव करनी पड़ेगी, इसके बाद आपको डेटाबेस को मूव करना पड़ेगा एंड डन हो जाएगा। लेकिन उस प्रोसेस में काफी सारे रिस्क हैं और अगर आपको इस पूरी की पूरी प्रोसेस का, उन सारे स्टेप्स को फॉलो करने का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो रिस्क हो सकता है। इसीलिए इस रिस्क को हटाने के लिए आप माइग्रेट गुरु नाम के प्लगइन को यूज कर सकते हैं जो इस पूरी प्रोसेस को बड़ा आसान बना सकता है। आपको इस प्लगइन को अपने पुराने डोमेन और नए डोमेन दोनों पर इंस्टॉल करना है। इसके बाद आपको एक नॉर्मल सी की प्रोवाइड करनी है अपने नए डोमेन से पुराने डोमेन के डैशबोर्ड में, और जो वेबसाइट का माइग्रेशन है ये माइग्रेट गुरु अपने आप हैंडल कर लेगा। आपकी पुराने डोमेन से सारी की सारी फाइल्स को उठाएगा, अपने सर्वर पर लेकर जाएगा, इसके बाद नए डोमेन पर इन सारी फाइल्स को रिस्टोर कर देगा। कहीं कुछ गड़बड़ होती ही नहीं है। लाइक हम बहुत सारी वेबसाइट्स पर इसे ट्राई कर चुके हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे होस्टिंग कंपनीज हैं जो बैकएंड में वेबसाइट को मूव करने के लिए, माइग्रेट करने के लिए माइग्रेट गुरु को ही यूज कर रही हैं। सो व्हाई नॉट यूज द प्लगइन जो ऑलरेडी इंडस्ट्री यूज कर रही है और ये जो बहुत ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है उसको आसान बना ले। एक सरदर्द हो सकता है अगर कम, तो उसे क्यों ना कम कर ले। सो अपनी करंट वेबसाइट का बैकअप लें, बैकअप का बैकअप लें, उसे वेरीफाई करें और जब भी माइग्रेट करने का नंबर आता है तो माइग्रेट गुरु को यूज कर लें। नेक्स्ट पॉइंट है 301 रीडायरेक्ट। अपने पुराने डोमेन से आपको नए डोमेन के लिए 301 रीडायरेक्ट सेट करने हैं और क्योंकि आप सिर्फ वेबसाइट को एक डोमेन से दूसरे डोमेन पर मूव कर रहे हैं, पेजेस को नया नहीं बना रहे हैं अभी, तो आपको सारे के सारे जितने भी पुराने यूआरएल हुआ करते थे उन्हें नए यूआरएल पर मूव करना है। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए आपकी जो पुरानी वेबसाइट है वो है old.com और नई वेबसाइट है new.com। तो अगर आपका पेज हुआ करता है old.com/page1.html तो वो नई वेबसाइट पर हो जाएगा new.com/page1.html। क्या चेंज हो रहा है? सिर्फ डोमेन, बाकी का बाद का जो पेज का पाथ है वो सेम रहने वाला है। सो आपको अपनी पुरानी वेबसाइट पर, पुरानी होस्टिंग अकाउंट पर htaccess फाइल में इस रूल को पेस्ट करना होगा और आपकी वेबसाइट जो है वो पुराने यूआरएल्स ऑटोमेटिकली
नए यूआरएल पर रीडायरेक्ट होना शुरू कर जाएंगे। नाउ ये जो रूल आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप बना लें। बनाने के बाद किसी रात के टाइम में जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, तब आप इसे टेस्ट कर लें, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, जितना कम से कम टाइम पॉसिबल है। लेकिन इसे htaccess पर अभी लाइव नहीं करना है। बनाकर इस पूरे कोड को टेस्ट करके आप अपने पास सेव करके रख लें, लेकिन इसे भी एक्टिवेट नहीं करना है। एक्टिवेट तब करेंगे जब वेबसाइट एक्चुअली में मूव हो जाएगी। पहले अगर आपने इसे यूज कर लिया तो गूगल आपकी वेबसाइट को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर सकता है। तो इसीलिए बना ले रूल को, लेकिन इसे एक्टिवेट नहीं करना। एक्टिवेट करने का स्टेप मैं भी बताता हूं। नेक्स्ट स्टेप आता है गूगल सर्च कंसोल में। आपकी जिस ईमेल आईडी पर गूगल सर्च कंसोल में आपने पुरानी वेबसाइट को, पुराने डोमेन को ऐड कर रखा है, वेरीफाई कर रखा है, उसी ईमेल आईडी के जरिए गूगल सर्च कंसोल में लॉगिन करना है और अपने नए डोमेन को वेरीफाई कर लेना है। आप डोमेन टाइप और यूआरएल प्रीफिक्स दोनों टाइप की प्रॉपर्टी को बनाएं, उसी सेम ईमेल आईडी के साथ में वेरीफाई करें, ताकि जब भी हम अपनी वेबसाइट को माइग्रेट कर लेंगे, उसके बाद यहां पर गूगल सर्च कंसोल को भी हम इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए गूगल सर्च कंसोल ने टूल दिया हुआ है, लेकिन वो तभी काम करेगा जब एक ही ईमेल आईडी के अंदर आपकी दोनों डोमेन ऑलरेडी वेरीफाइड हैं। इस प्रोसेस को पहले खत्म कर लेते हैं। गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को कैसे वेरीफाई करना है, चाहे वो डोमेन प्रॉपर्टी हो या यूआरएल प्रॉपर्टी हो, इसका वीडियो ऑलरेडी है। आपकी स्क्रीन पर थंबनेल दिखाई दे रहा है और टॉप राइट कॉर्नर में लिंक झांक रहा है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है गूगल एनालिटिक्स का। भाई गूगल सर्च कंसोल की तरह गूगल एनालिटिक्स को भी बताना पड़ेगा कि मेरी वेबसाइट अब नई जगह पर जा चुकी है, और इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए आपको जो पुराना अकाउंट है उसी के अंदर एक नई डेटा स्ट्रीम बनानी होगी, और उस नई डेटा स्ट्रीम में अपने नए यूआरएल को वेरीफाई करना पड़ेगा। जो भी कोड आपको मिलता है, जिस भी मेथड को आप यूज करना चाहते हैं गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करने के लिए, उसे यूज करके नए डोमेन पर भी ऑलरेडी अपने एनालिटिक्स वाले कोड को सेटअप कर दें, जिससे आप जैसे ही माइग्रेशन करेंगे वैसे ही ट्रैफिक आपके नए डोमेन पर आने लगेगा, और वो ट्रैफिक साथ ही साथ में आपके उसी सेम अकाउंट में दिखाई भी देता रहेगा। कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा डेटा के बीच में। गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट के साथ में कैसे लिंक करना है और दो डोमेन्स के बीच में कैसे डेटा को ट्रैक करना है, इन दोनों के ऊपर वीडियो हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। आपको आपकी स्क्रीन पर थंबनेल भी दिखाई दे रहे होंगे और टॉप राइट कॉर्नर में लिंक भी दिखाई दे रहे होंगे। वैसे अगर लिंक कहीं नहीं दिखाई देता है तो भी बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। आप लोग एसईओज हैं, इतना तो कर ही सकते हैं कि आप अपने काम के वीडियोस को सर्च कर लें। अगर उतना भी नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको बेसिक स्किल्स सीखने की जरूरत है। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम में फंसे और आपको सोल्यूशन ना मिले तो YouTube पर जाकर सर्च करें, उस टॉपिक को प्लस लगाएं, अमित तिवारी टाइप करें, ऑलरेडी आपको वीडियो YouTube खुद से निकाल कर दे देगा। नाउ इन सारे स्टेप्स के साथ में आपका जो एसईओ रिलेटेड पार्ट है वो कवर हो जाता है, लेकिन जो आपके पेमेंट गेटवे हैं, जो आपके ईमेल मार्केटिंग वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, या जो आपकी सीडीएन सर्विसेज हैं, वहां पर जाकर आपको अपने नए डोमेन्स को वेरीफाई करना है। ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं। आप पुराने डोमेन से अगर ईमेल भेजते रहेंगे तो क्लाइंट कंफ्यूज हो सकता है, यूजर्स कंफ्यूज हो सकते हैं, आपके विजिटर्स कंफ्यूज हो सकते हैं, और नए डोमेन के साथ में आप ईमेल तब तक नहीं भेज सकते जब तक आपने वेरीफाई नहीं कर लिया है। तो आप जिस भी ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं उसमें लॉग इन करें, और हर एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में एक से ज्यादा डोमेन्स को वेरीफाई करने का फीचर होता है। आप डोमेन को वेरीफाई करें, नई ईमेल को वेरीफाई करें, और जब आप ईमेल भेजेंगे डोमेन के ट्रांसफर होने के बाद, तो आप नई ईमेल से भेजें ताकि यूजर, विजिटर, क्लाइंट कंफ्यूज ना हो, कॉन्फिडेंट फील करें। नाउ वेबसाइट से रिलेटेड काफी सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन एक चीज रह गई है, ईमेल अकाउंट का सेटअप करना। अगर आप वेबमेल को यूज कर रहे हैं, आपके होस्टिंग अकाउंट से जो रिलेटेड आपको फ्री ईमेल्स मिलती हैं उन्हें ही यूज कर रहे हैं अगर आप, तो आप अपने नए होस्टिंग अकाउंट में उन सारे ईमेल अकाउंट को सेटअप करें जैसे आपके पुराने अकाउंट में दिए गए थे। ये प्रोसेस बड़ा ईजी है। आपको अपने पुराने होस्टिंग अकाउंट के सी पैनल में जाना है, नोट डाउन कर लेना है कितने ईमेल अकाउंट हैं, और उन सारे ईमेल अकाउंट को आप अपने नए सी पैनल में जाकर वन बाय वन क्रिएट कर सकते हैं, और उन सभी का पासवर्ड आप रेस्पेक्टिव यूजर के साथ में शेयर कर सकते हैं। अगर कहीं पर भी किसी भी नए ईमेल अकाउंट के क्रिएशन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो जब भी आप अपना वेबसाइट को एक डोमेन से दूसरे डोमेन पर ट्रांसफर कर लेंगे, तो आपके जो एम्प्लॉइज हैं, जो स्टाफ के लोग हैं, वो पुराने डोमेन अकाउंट्स पर ही रह जाएंगे, नए डोमेन पर नहीं आ पाएंगे। यहां पर एक और चीज ध्यान में देना जरूरी है कि अगर आप गूगल वर्कस्पेस या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज जैसी किसी सर्विस को यूज कर रहे हैं ईमेल को हैंडल करने के लिए, या कोई भी ज़ोहो ईमेल वगैरह को भी यूज कर रहे हैं, तो जब आपने MX रिकॉर्ड को चेंज किया था, वेरीफाई किया था, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली इफेक्ट में आ जाएगा, गिवन द फैक्ट कि आपके पास प्लान वगैरह में सारी डिटेल्स हैं। सो अगर आप वेबमेल को यूज कर रहे हैं तो आप नए ईमेल अकाउंट बना लें, और गूगल वर्कस्पेस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज जैसी कोई सर्विस यूज कर रहे हैं, ज़ोहो ईमेल जैसी कोई सर्विस यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ MX रिकॉर्ड को यूज करने से ही काम चल जाएगा।
साथ ही साथ में आपको पुराने ईमेल अकाउंट से नए ईमेल अकाउंट पर फॉरवर्डिंग को भी सेट कर लेना चाहिए। कॉन्फ़िगर कर लें, एक्टिवेट नहीं करें, क्योंकि अगर आप तुरंत एक्टिवेट कर देंगे तो ईमेल्स अभी से ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कॉन्फ़िगर करके पहले से रख लेना है। सो बड़े-बड़े टास्क आपने कंप्लीट कर लिए हैं, अब कुछ छोटे और ऑब्वियस टास्क बचे हैं। फॉर एग्जांपल, आपको robots.txt की फाइल का कंटेंट सेम रखना है, जैसा अभी करंट वेबसाइट पर है वैसा ही नई वेबसाइट पर होना चाहिए। जैसा आपका करंट वेबसाइट पर साइट मैप का स्ट्रक्चर है वैसा ही स्ट्रक्चर आप अपनी नई वेबसाइट पर भी बना लें। साइट मैप अगर आप किसी प्लगइन से बनाने वाले हैं तो फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट कस्टम कोडेड वेबसाइट है या किसी और टाइप से आप साइट मैप को मैनुअली जनरेट कर रहे हैं तो आप उस साइट मैप को भी जनरेट करके रख लें। साथ ही साथ आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट में जितने भी इंटरनल लिंक्स को यूज कर रहे हैं, अगर वो हार्ड कोडेड हैं तो उन्हें ऑटोमेटिकली सर्च करके आप रिप्लेस कर लें। कई बार ऐसा होता है कि जब हम इंटरनल लिंक कर रहे होते हैं या मेन्यू बना रहे होते हैं तो वहां पर आप डायनेमिक यूआरएल को यूज नहीं करते हैं, बल्कि मैन्युअली यूआरएल्स को हार्ड कोड करते हैं। कई बार हम जावास्क्रिप्ट वगैरह में यूआरएल्स को हार्ड कोड कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और इसका नुकसान ये होता है कि जब भी आप इस तरह से ऑटोमेटिक माइग्रेशन करते हैं जहां पर डोमेन वैल्यू को वेबसाइट डायनेमिकली फेच कर रही होती है, वहां पर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है। सो ऐसी सिचुएशन में एक अच्छा प्रोसेस ये है कि आप अपनी वेबसाइट पर ओवरऑल डेटाबेस में सर्च करें, कहीं भी अगर पुराना डोमेन है तो उसे नए डोमेन पर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। ये प्रोसेस बड़ा ही इजी है। वर्डप्रेस में आप बेटर सर्च रिप्लेस जैसे किसी प्लगइन को यूज कर सकते हैं। नई वेबसाइट जिसे अभी तक आपने लाइव नहीं किया है, वहां पर भी आप बेटर सर्च रिप्लेस प्लगइन को यूज करके एक बार सर्च करें और जो भी पुराना यूआरएल होगा उसकी जगह ऑटोमेटिकली नया यूआरएल आ जाएगा। प्रोसेस बड़ा ही आसान है, आपकी स्क्रीन पर आपको स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं। इन सारे स्टेप्स को करने के बाद अब आप पुरानी वेबसाइट को डाउन करके नई वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं, अपना माइग्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं माइग्रेट गुरु को यूज करके। नाउ एक बार जब माइग्रेशन हो जाता है तो फिर आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं उन्हें भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है 301 रीडायरेक्ट्स को लाइव करना। हमने पहले स्टेप्स में देखा हुआ है कि आप कैसे 301 रीडायरेक्ट कोड को htaccess पर चेक करके टेस्ट करके देख सकते हैं। जब एक बार नई वेबसाइट लाइव हो जाती है तो आप पुराने डोमेन की जो htaccess फाइल थी वहां पर अपना 301 रीडायरेक्ट वाला ये जो कोड है इसे पेस्ट कर दें, और पेस्ट करने के साथ ही जितना भी ट्रैफिक अभी तक आपकी वेबसाइट पर आ रहा था वो ऑटोमेटिकली पुराने डोमेन से नए डोमेन पर ट्रांसफर हो जाएगा। ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो आपके पुराने डोमेन पर आ रहा था वो नए डोमेन पर आना शुरू हो जाएगा। बैकलिंक्स का जो पेज रैंक, जो जूस वगैरह जो भी आप वर्ड यूज करते हैं, वो जितना भी पुराने डोमेन पर आ रहा था उसका 85% नए वाले पर आना शुरू हो जाएगा। यस, 85%। जब भी आप किसी भी यूआरएल को रीडायरेक्ट करते हैं तो जो उसकी पेज रैंक है वो पूरी की पूरी पास नहीं होती है, सिर्फ 85% होता है। एक्सपायर्ड डोमेन को भी जब हम यूज करते हैं और आप पूरे पूरे एक्सपायर्ड डोमेन को रीडायरेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट पर, नई वेबसाइट पर, तो सिर्फ 85% आता है। 85% ही आएगा, 100% नहीं आ सकता है। 301 रीडायरेक्ट के बाद आपको जाना होगा गूगल सर्च कंसोल में, और ये जो चेंज ऑफ एड्रेस वाला टूल है इसको यूज करना है। मैंने पहले ही बताया हुआ था कि दोनों एक ही अकाउंट के अंदर लिंक होने चाहिए। आपको पुराने डोमेन वाली प्रॉपर्टी पे जाना है और वहां पर आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। नए वाले डोमेन को आप सेलेक्ट करें, इसके बाद वैलिडेट कराएं, और गूगल सर्च कंसोल को भी पता लग जाएगा कि उसे अब जो पुरानी वाली वेबसाइट थी उसकी जगह नई वाली डोमेन को, नई वाली वेबसाइट को दिखाना है, ताकि सर्च रिजल्ट्स पेज पर आपकी नई वेबसाइट जल्दी से जल्दी अपीयर होने लगेगी और आपका जो पुरानी वेबसाइट है वो सर्च कंसोल से हट जाएगी। कोई भी रैंक का डिफरेंस नहीं आएगा, कोई भी और दिक्कत नहीं आएगी। आपकी वेबसाइट की एसईओ परफॉर्मेंस एग्जैक्टली वैसे ही रहेगी। गूगल सर्च कंसोल के बाद बारी आती है गूगल सर्च कंसोल के ही अंदर साइट मैप वाले इस ऑप्शन की। अभी तक मैंने आपको नहीं बोला था कि आप साइट मैप फाइल को सबमिट करें, मैंने सिर्फ बनाने के लिए बोला था। अब बारी है कि आप नए डोमेन में अपनी साइट मैप फाइल को सबमिट करें। जैसे ही आप साइट मैप फाइल को सबमिट करेंगे वैसे ही गूगल बॉट को सिग्नल जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर मुझे ध्यान देने की जरूरत है और मुझे साइट मैप को इमीडिएटली क्रॉल करना है। जैसे ही गूगल बॉट साइट मैप को क्रॉल करेगा वो आपके नए पेजेस को एक बार जाकर विजिट करेगा और नए पेजेस से भी उसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा और नए पेजेस को सर्च रिजल्ट्स में जल्दी दिखाना शुरू कर देगा। इसके साथ ही आपको अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक लगातार मॉनिटर करते रहना है। ट्रैफिक के साथ में ही वेबसाइट की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर करना है। आप वेबसाइट को मैनुअली भी चेक करके देख सकते हैं कि कहीं वेबसाइट आपकी नया जो होस्टिंग अकाउंट है वो कहीं डक तो नहीं कर रहा है, कहीं कोई क्रॉलिंग एरर तो नहीं आ रहे हैं। अपने इंपॉर्टेंट मनी पेजेस, लैंडिंग पेजेस वगैरह को आप एक बार चेक कर लें कि वो सही से प्रॉपरली ओपन हो रहे हैं और रेंडरिंग में कोई दिक्कत ना हो। रेंडरिंग चेक करने के लिए आप गूगल के जो यूआरएल इंस्पेक्शन टूल होता है उसमें अपने डोमेन को, अपने यूआरएल को एंटर करके देखें, लाइव टेस्ट करें और इसके बाद स्क्रीनशॉट चेक करें
और आप पता लगा लेंगे कि कहीं आपकी वेबसाइट में कोई रेंडरिंग का एरर है या नहीं है। नाउ इससे पहले कि आप पूरी प्रोसेस को खत्म माने, आपको एक जो लास्ट चेंज करना है वो करना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आपके इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, जितने भी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स है जहां पर आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दिया होता है, उन सभी पर जाकर अपने नए डोमेन को एंटर करें। बिकॉज सर्च का ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है, एड से आने वाला ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सोशल मीडिया का ट्रैफिक है वो आपकी इमेज को बनाता है। ऐसा ना हो कि कोई कस्टमर आपको बोले कि यार वेबसाइट तो आपने चेंज कर दी, लेकिन ये इंस्टाग्राम पर आपका पुराना यूआरएल पड़ा हुआ है। तो हर जगह पर जाकर अपनी यूआरएल को चेंज कर लें। इनफैक्ट अपने जो सिग्नेचर वगैरह होते हैं ईमेल के, वहां पर भी अपनी जो नया डोमेन है उसको ऐड करें ताकि वो रिफ्लेक्ट हो, वो दिखाई दे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो आपको अपने डोमेन नेम को चेंज करते वक्त ध्यान में रखने हैं, पहले भी ध्यान में रखने हैं और बाद में भी ध्यान रखने हैं। अगर आप इन सारे स्टेप्स को सही से फॉलो करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट को पुराने डोमेन से नए डोमेन पर ले आएंगे, अपने बिजनेस को पुरानी आइडेंटिटी से नई आइडेंटिटी पर लेकर आएंगे और कोई नुकसान भी नहीं होगा। ट्रैफिक का बिल्कुल भी जीरो नुकसान होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर इनमें से किसी भी स्टेप को फॉलो करने में कोई खास दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस प्रोसेस के बारे में ज्यादा डिटेल वीडियो कर देंगे, पक्का करेंगे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम तिवारी.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।